नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, आज से 2 महीना पहले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हार को लेकर के कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। बहुत कम लोग ऐसा मानते थे कि केजरीवाल दिल्ली में हार जाएंगे, लेकिन अंततः दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति का अंत हो गया। मित्रों, दिल्ली का चुनाव परिणाम 27 सालों बाद दिल्ली में कमल खिला है। बीजेपी ने इसका जश्न मनाया, स्वाभाविक भी है कि जश्न मनाएगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कुछ बातें कही। उन्होंने बिहार और पूर्वांचल का कई बार नाम लिया। उन्होंने दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बिहार को लक्ष्य बना करके जो कहा और पूर्वांचल का बार बार नाम लिया, यह बहुत कुछ संदेश देता है। अब एक विषय यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा कोई चेहरा पहले से निर्धारित नहीं था बीजेपी का कि यही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तो मुख्यमंत्री बनाना है। अब मुख्यमंत्री किसको बनाएगी बीजेपी, इस बात पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग मोटा मोटी यह देख लेते हैं कि दिल्ली चुनाव परिणाम किस प्रकार का रहा। दिल्ली चुनाव परिणाम ने एक संदेश दिया है कि आप झूठ बोलकर, नौटंकी कर कर, अनर्गल प्रलाप कर कर चुनाव नहीं जीत सकते। आपने देखा होगा कि चुनाव परिणाम आने से पहले जब वोटिंग खत्म हुई और 3 दिन का समय था उस बीच में चुनाव परिणाम गिनती होने में, तो अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, एक सनसनी फैलाई थी कि बीजेपी ने हमारे कुछ विधायकों से संपर्क किया है और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, आप हमारे साथ आ जाओ। आप जरा विचार करिए, चुनाव परिणाम आया नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह पता नहीं, फिर किससे आखिर बीजेपी ने संपर्क कर लिया और कौन संपर्क करना चाहेगा। इतनी बड़ी गलती, राजनीति में इतना बड़ा ब्लंडर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव परिणाम आने से पहले करेगा, यह सोचने की बात है। हाँ, अगर चुनाव परिणाम आ जाते, सीटें कम रहती बहुमत से, तो कोई भी दल दूसरे दल के नेताओं से, विधायकों से संपर्क करने का प्रयास करता है, संभावनाएं तलाशता है। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले इस तरह की बात कहना, यह मतलब झूठ की पराकाष्ठा है। लोगों में भ्रम फैलाना, किसी को बदनाम करना। राजनीति, भारतीय राजनीति में कुछ दिनों से, और जब से केजरीवाल आए तब से झूठ को परोसा जाना एक फैशन बन गया। चाहे वो जेल जाने से पहले बयान देना कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाएगा। भाई, जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें अंदाजा होता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। आप अपने कर्मों पर विचार नहीं करते। आप जो करेंगे उसका दंड तो आपको मिलेगा, लेकिन आप यह कहें कि हमें जानबूझ के डाला जा रहा है, यही सबसे बड़ी राजनीतिक गंदगी है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। इस झूठ और लूट की राजनीति ने यह बताया कि अगर आप झूठ और लूट की राजनीति बहुत दिन तक करेंगे, लगातार जनता को झूठ और लूट में फंसा करके दूसरे को बदनाम और अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो एक न एक दिन आपके झूठ और लूट की पोल खुलेगी। लगभग 4000 से अधिक मतों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया, ये दुर्योधन और दुशासन, कुमार विश्वास ने कहा है इनको, इनका नामकरण कर दिया है, छोटा दुर्योधन और छोटा दुशासन। कल मैं कुमार विश्वास को सुन रहा था, और कुमार विश्वास एक ऐसे व्यक्तित्व है जो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, पूरा जो गैंग है उसके नजदीक रहे हैं, लेकिन राष्ट्रहित पर समझौता करने से इनकार इन्होंने कर दिया। इनको हाशिए पर डाल दिया गया आम आदमी पार्टी में। मित्रों, चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा हलचल होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसा कि चुनाव परिणाम आप लोगों को पता है कि 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में, 48 को बीजेपी ने जीता है और 22 को आम आदमी पार्टी ने जीता है। कांग्रेस को यहां 0 सीट मिली है। यहां जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी को 45.7% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट मिले हैं।
साथ ही कांग्रेस ने भी 6.3% वोट अर्जित किया है, अन्य को 4.5% वोट मिले हैं। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ती या कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन होता तो बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती। खैर, कयास लगाना है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना कयास लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने लड़के भी देखा है, तब भी बीजेपी जीती है। जनता के दिमाग में अगर यह बैठ गया है कि यह गलत है और अगर इस गठबंधन की जीत हुई तो यह गलत आदमी ही सत्ता में आएगा, यही मुख्यमंत्री बनेगा, पब्लिक गठबंधन के बाद भी उसको लात मार देती है। तो मैं यह नहीं मानता कि अगर कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ भी लड़ते तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। हो सकता है 48 में कुछ सीटें कम हो जाती, लेकिन बहुमत मिलता, चूंकि दिल्ली की जनता झूठ की राजनीति से ऊब चुकी थी। केंद्र और राज्य की जो सत्ता है उसमें टकराव ने दिल्ली वालों का बहुत नुकसान किया है। अगर दिल्ली वाले दिल्ली दंगे को याद करेंगे, जमुना की गंदगी को याद करेंगे, तुष्टीकरण किया गया और हिंदुओं को हाशिए पर धकेला गया, सारे दंगा के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद बने बैठे हैं, इन चीजों को अगर एक हिंदू के रूप में कोई भी याद करेगा, देखेगा, तो वह किसी भी लालच में नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से दिल्ली में परिवर्तन का समर्थन करेगा, और वही हुआ भी है। सबसे ज्यादा चर्चा मित्रों इस बात की अब हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और यह बड़ा सवाल भी है, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता पाई है। 27 साल पहले वहां जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे या जो भी चेहरे हुआ करते थे उनमें से मुख्यमंत्री बना करते थे, लेकिन 27 सालों के बाद एक पीढ़ी खप गई है। अगली पीढ़ी में जो वर्तमान पीढ़ी है इसमें किसी न किसी को आगे करना है। अक्सर दिल्ली में नई दिल्ली सीट जीतने वाला आदमी मुख्यमंत्री बनता है, चाहे शीला दीक्षित हो, नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी, जीतती थी और मुख्यमंत्री बनती थी। अरविंद केजरीवाल ने भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ा, जीता और लगातार मुख्यमंत्री रहे। इस बार नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने केजरीवाल को लगभग 4000 से अधिक मतों से हराया है। तो इस लिहाज से प्रवेश वर्मा सबसे बड़े दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिसका नाम मीडिया में ज्यादा चल जाता है, आपने देखा होगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों पर बीजेपी ने चौंकाया। कयास लगाए जा रहे थे, फलाना बनेंगे, ढिमका बनेंगे, लेकिन ऐसे नाम मुख्यमंत्री के रूप में आए जिसके बारे में हम सब सोच भी नहीं सकते थे। उनको कोई जानता नहीं था कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो योग्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और यही बीजेपी की खासियत है कि जो योग्य होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो प्रवेश वर्मा तो दावेदार हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि दिल्ली में भी उसी फॉर्मूलों को अपनाया जाए, क्योंकि प्रवेश वर्मा एक सुलझे हुए और दिल्ली में जाटों के बड़े नेता हैं। प्रवेश वर्मा के पक्ष में आंकड़े और स्थितियां इसलिए भी अनुकूल हैं कि वह एक जाट नेता है। हरियाणा में जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की नाराजगी को दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी कम करने का प्रयास भी कर सकती है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को भी कुंद करने के लिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रवेश वर्मा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे और संघ और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। 2024 लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि प्रवेश वर्मा को दिल्ली विधानसभा में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। यह हो भी सकता है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और कहा गया कि आपको दिल्ली विधानसभा में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीजें प्रवेश वर्मा को मजबूत दावेदार बनाती है। दूसरा नाम जो है वो मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं जो दिल्ली से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। और एक चीज गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने जीत के बाद जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उसमें पूर्वांचल का कई बार जिक्र किया और बिहार का भी जिक्र किया। 8 महीने बाद बिहार का चुनाव है,
मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को भी साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है, इसलिए मनोज तिवारी भी एक दावेदार है। तीसरा नाम आता है मनजिंदर सिंह सिरसा। एक मजबूत पंजाबी नेता है और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम पर भी विचार कर रही है, कर सकती है, बना भी सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक फैक्टर यह है कि वह बीजेपी से पहले किसी अन्य दल के नेता थे, वो बीजेपी में आए, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने योग्यता को आगे किया और योग्य को उचित पद देने का जो उसकी जो सोच है, उसका जो विचारधारा है, उसका जो सिद्धांत है, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया, दिखाया देश को कि हमें योग्यता से मतलब है, किस दल से आए हैं इससे मतलब नहीं है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी दावेदार है। उसके बाद आप एक नाम और, स्मृति ईरानी। भारत में जहां भी बीजेपी की सरकार है, एक भी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से नहीं है पूरे भारत में, और स्मृति ईरानी एक बड़ी नेता है बीजेपी की, अल्पसंख्यक भी हैं। आपने देखा होगा कि 2014 लोकसभा में स्मृति ईरानी जब हार गई तो उनका कद बढ़ गया, उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और बड़ा पद मिला। लेकिन 2019 में जब वो चुनाव जीत गई राहुल गांधी को हरा करके, तो उनका कद घटा दिया गया। 2025 लोकसभा में फिर वो हार गई है, तो क्या हो सकता है कि हारने के बाद उनके कद को बढ़ा दिया जाए? यह हो सकता है। तो स्मृति ईरानी भी एक दावेदार हो सकती हैं, जो मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी से लगातार तीसरी बार वो विधायक बने हैं। 2015 में जब बीजेपी के 3 विधायक थे विधानसभा में दिल्ली, तो उसमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संघ और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, तो विजेंद्र गुप्ता भी एक दावेदार हो सकते हैं। उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार एमएलए बने हैं। 2025 में उनकी सीट, इस बार उनकी सीट बदल दी गई थी और उनको मुस्तफाबाद भेज दिया गया था, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट 17,000 से अधिक मतों से वहां चुनाव जीते हैं। तो मोहन सिंह बिष्ट भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और सबसे जो ध्यान देने वाला नाम है वह वीरेंद्र सचदेवा का है, जो अभी वर्तमान में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके प्रदेश अध्यक्षता के नेतृत्व में ही दिल्ली का चुनाव लड़ा गया। तो हो सकता है कि वीरेंद्र सचदेवा को इसका इनाम मिले, और 27 सालों के बाद दिल्ली में यह जो विजय मिली है, इसमें वीरेंद्र सचदेवा का योगदान नकारा नहीं जा सकता। तो मित्रों, इस प्रकार से इन 7 नामों में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जो नाम मीडिया में चल जाते हैं उसमें बीजेपी उसको बदल देती है, या कोई ऐसा चेहरा सामने कर देती है जिसका हम लोग कयास नहीं लगा सकते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये लोग प्रबल दावेदार हैं, भले ही कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ये योग्य भी हैं, बन सकते हैं, बनने की योग्यता रखते हैं ये लोग। यह देखने की बात होगी, 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन दिल्ली के लिए यह एक सुखद परिणाम रहा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुझे उम्मीद है कि दिल्ली का विकास तेज गति से होगा। और एक चीज, जो जमुना सफाई का मामला है, बीजेपी अगर इसमें सफल हो जाती है और उसको गंभीरता से लेती है, तो दिल्ली वासियों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार होगा। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी नदियों के बारे में जैसी सोच रखते हैं, वो भी जमुना एक हमारी पवित्र नदी है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड पर जमुना की सफाई का अभियान चलाएंगे, और उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर के, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के जमुना सफाई को प्राथमिकता देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कहा वह गौर करने लायक है। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार पूर्वांचल और बिहार का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पूर्वांचल से सांसद हूं, बिहार का चुनाव 8 महीने बाद है। इसको बड़ी गंभीरता से समझने की बात है। प्रधानमंत्री जी कोई बात यूं ही नहीं कहते,
और दिल्ली से बिहार के चुनाव का लक्ष्य उन्होंने साधा है। एक निवेदन है, वही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।